बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कल हमने अपने लेक्चर का इख्तिताम इन मॉडल्स के साथ किया था कि अगर हमने एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्रो इन्वायरमेंटल एनालिसिस, जिसके लिए हम पेस्टल इस्तेमाल करते हैं मॉडल। अगर हमने कंपैटिटिव इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना है तो पोर्टर 5 फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो इनर प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की, तो कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, कौन सी प्रोडक्ट आपकी बेहतर नहीं है, कौन दूसरे के ऊपर एज लेके जा रही है, ये एनालिसिस करना। या कंपनी की 4, 5, 6 डिवीजन हैं, कौन सी डिवीजन ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, कौन सी डिवीजन कम परफॉर्म कर रही है। वी हैव टू यूज 2 डिफरेंट मॉडल, BCG बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप एंड PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। वेयरएज अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज को इस तरह से अरेंज किया जाए कि इसका इंपैक्ट जाके डायरेक्ट कंपैटर पे आए, तो उस एनालिसिस के लिए हमारे पास मॉडल मौजूद है वैल्यू चेन। और अगर हमने अपनी कंपनी के रिसोर्सेज को एनालाइज करना है कि वो कितने अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है JS&W का, और उसका नाम है कैपेबिलिटी एनालिसिस। एंड द लास्ट वन, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे इसमें, क्योंकि एथिक्स तो बहुत बड़ा एरिया है। डिसीजन मेकिंग, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, क्या वो डिसीजन एथिकल है? वो डिसीजन का डोमेन कुछ भी हो, इंप्लॉय को निकालना है, इंप्लॉय को रखना है, प्रोडक्ट बेचनी है, किस प्राइस पे बेचनी है, कहां सेल करनी है, किस मार्केट में जाना है, व्हाट एवर द डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या वो डिसीजन एथिकल है। और एथिकल क्या होता है बच्चे? इखलाकियात। कोई चीज़ इखलाकियात की हदूद से बाहर ना हो। यानी यहां हम लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, लॉ की बातें करनी है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल मौजूद है कि मुल्क का कानून क्या कहता है। मुल्क का कानून अपनी जगह, लेकिन इखलाकियात क्या कहती हैं, इंसानियत क्या कहती है, उसके लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा। तो ये एथिकल मॉडल है जो सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, हमारे कोर्स में सिर्फ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी। उसके लिए 2 मॉडल है, 5 टकर एंड AAA मॉडल। एंड द लास्ट वन, इन सब के मजमूए को अगर मैंने देखना हो तो मेरे पास इंटरनल इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एनालिसिस को कंबाइन करके एक मॉडल इस्तेमाल होता है, दैट्स नेम इज SWOT एनालिसिस। अब बच्चे, अगर आपने लास्ट टाइम जो पेपर का एनालिसिस किया था तो सबसे ज़्यादा बड़ा पेपर का डोमेन यहां से आ रहा है। ये हमारे पेपर का बेसिक डोमेन है, जहां से हमारे एग्जामिनर ने हमसे सवाल पूछे हैं और पूछ रहा है। ये चैप्टर नंबर 7 है, कंपैटिटिव इन्वायरमेंट में पोर्टर 5 फोर्सेस, चैप्टर नंबर 7 यहां से पूछ रहा है एग्जामिनर। BCG और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी चैप्टर नंबर 7 में है। वैल्यू चेन चैप्टर नंबर 8 में है। रिसोर्स एनालिसिस चैप्टर नंबर 8 में है। एथिकल एनालिसिस चैप्टर नंबर 9 में है। और SWOT एनालिसिस चैप्टर नंबर 8 में है। तो आई डिसाइडेड माई सेल्फ के सबसे पहले हम इसमें से तमाम की तमाम चीज़ें वो हम शुरू करेंगे जो हमारे कोर्स का मेन पार्ट है। पेस्टल को आखिर में देखेंगे, एक ही मॉडल के लिए सबसे पहले हम मेहनत नहीं कर सकते, हम उसको लास्ट में देखेंगे। ये बज़ाहिर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक है, लेकिन इसकी वर्थ एक सवाल ही की है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। जबकि यहाँ से हमारे पास ज़्यादा सवाल आने होते हैं, तो इसलिए हम आगाज़ वैसे ही करेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, एक परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद फिर इस तरतीब को लेकर चलते चले जाएंगे। तो मैं तरतीब दोबारा बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक हम अपने सेकंड हाफ में रखेंगे, और जहां से हम काम का आगाज़ करेंगे वो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये 3 चैप्टर हमारे कंसेक्टिव हैं। इसके अलावा एक एडिशनल चैप्टर है जो कि मुझे अदनान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि वो ज़रा आगाज़ आप करवा दीजिएगा, इख्तिताम मैं कर दूंगा। वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट है चैप्टर नंबर 13। तो इंशाल्लाह ये मैं मैनेज करवाऊँगा सबसे पहले। ये काम करने के बाद तरतीब आपको मैंने कल भी बताई थी, हर चैप्टर का एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट टेस्ट होगा। हर चैप्टर का कंप्लीट इंडिपेंडेंट फुल फ्लैट टेस्ट, और मैं टेस्ट मोस्टली रखूँगा तकरीबन 1.5 से 1.5 घंटे का, 2 घंटे का कम से कम, ताकि आपको उस दौरान लिखने की प्रैक्टिस हो। बहरहाल
आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फ़ायदा है, आप छुट्टी करेंगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ है, मैंने कल भी बताया था कि उस ड्राइवर का है जिसने गाड़ी में लोगों को बिठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाना है। सवारी आए ना आए, टिकट खर्च करके आप घर बैठे रहें, वो आपकी मर्ज़ी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने वक्त पे अपनी गाड़ी को चलाना है और अपने वक्त पे इंशाल्लाह कोशिश करके उसको मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करनी है। बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तशरीफ़ लाते हैं नहीं लाते, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, वर्किंग करते हैं नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करता रहूँगा, साथ साथ बताता ज़रूर रहूँगा साथ साथ कि आप ये कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। साथ साथ आपकी थोड़ी सी जो है वो रिक्वेस्ट के साथ साथ और मिन्नतें भी कर लूँगा कि भाई आप पढ़ लें। लेकिन बहरहाल अगेन आप पर डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू आर और हाउ लॉयल यू आर विद योर सेल्फ। सो दिस इज़ माई वे और ये है मेरा मेथड। एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, एक चैप्टर का पूरा टेस्ट हो जाएगा, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा, बाकी छोटे छोटे दरमियान में हल्के फुल्के टेस्ट जो है, यानी हल्की फुल्की बुक में हल्का फुल्का टक चलता रहेगा साथ साथ। फाइन, वो कभी एक मॉडल पढ़ा, एक मॉडल का टेस्ट ले लिया, दूसरा मॉडल पढ़ा। चूँकि बच्चे टोटल 6 तो मॉडल है हमारे पास पढ़ने वाले, यहाँ पर 6-7, तो ज़्यादा लंबा काम नहीं है हमारे पास पढ़ने वाला। लेकिन अगर यही आपका सही तरीके से तैयार हो जाए और अल्लाह करे कि यहाँ से मैं कम से कम ही लेता हूँ 35 भी आ जाए, तो कम से कम आपको 25 नंबर यहाँ से गेन करने चाहिए। और अगर दूसरा एरिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर डिस्टिंक्शन की बात होनी चाहिए, फिर तो कोई आपके पास कोई आपको मेडल शेडल मिलना चाहिए ताकि उस पर फ़ायदा हो आपको। लेकिन एटलीस्ट द टारगेट मस्ट बी हाई सिक्योर होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। पास को टारगेट नहीं होता, दैट इज़ नथिंग। हाई स्कोर कि मेरे मार्क्स गो के मार्क्स तो नहीं बताते ये, लेकिन फिर भी आपकी खुद एक तसल्ली होती है, इनर सेटिस्फेक्शन होती है। जब आप पेपर देकर आते हैं ना, आपको खुद से तकरीबन पता होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। ऑल ऑफ यू। तो मेरा ख्याल है हमें काम का आगाज़ कर देना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 आज मैं स्टार्ट करूँगा और चैप्टर नंबर 7 में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट थी साथ साथ कि जो कुछ साथ साथ है वो भी साथ साथ पढ़ना है। अगर उसमें कोई और छोटे छोटे टॉपिक हैं जो किताब में लिखे हुए हैं वो भी आ सकते हैं, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, और वो आता है एग्ज़ाम में, वो छोड़ता किसी चीज़ को भी नहीं है, क्योंकि उसके पास लिमिटेशन है टॉपिक्स की। तो लिमिटेशन ऑफ टॉपिक की वजह से वो बड़ी आसानी क्वेश्चन पुट करता है। फाइन जी। ले जी, सबसे पहला काम आगाज़ करते हैं। हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कंपटीशन एंड मार्केट। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दर्जनों दफ़ा, हज़ारों दफ़ा आपने कहीं ना कहीं सुना, कहीं ना कहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा। पर इसका ताल्लुक है मार्केट कितनी तरह की होती है, कस्टमर कितने किस्म के होते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सॉरी टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स। आइए सबसे पहले कस्टमर को इलेबोरेट कर लेते हैं, मार्केट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर यहां चलते हैं। जी बच्चे, सबसे पहले तो आप में से मुझे अगर कोई बताना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर आइडियाज। हिंट तो मैंने खुद ही दे दी है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा, मार्केट किसे कहते हैं? वेरी गुड। इसका मकसद ये हुआ कि मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेस। मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लेस। प्लीज, जब लफ्ज प्लेस आता है, इंग्लिश में तो प्लेस फिजिकल चीज को कहते हैं, लेकिन जब मार्केट की बारी आती है तो मार्केट में प्लेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, फिजिकल प्लेस, ऑनलाइन प्लेस। ऑल ऑफ यू, ये दोनों चीजें यहां डिस्कस की जाएंगी, फिजिकल भी एंड ऑनलाइन। तो प्लेस वो यानी कंटेंट है हमारा जहां पर कस्टमर कोई चीज खरीदने के लिए जा सकता है। वेरी गुड। एनी अदर वन? और कोई कंटेंट मार्केट का? जी 3 कंटेंट है। वेरी गुड। बड़े 2 चीजें हैं इसमें। एक है कस्टमर, अगर कस्टमर नहीं होगा तो खरीदारी करेगा कौन? तो इसको हम क्या कहेंगे? बायर। ये बायर है
जो हमारी प्रोडक्ट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को बाय करेगा। और इसमें तीसरा है बच्चे हमारे पास सप्लायर, जिसको हम सेलर कह रहे हैं। कुछ किताबों में इसके साथ लिखा होता है वेंडर। तो बच्चे आपने वेंडर से परेशान नहीं होना, वेंडर भी सप्लायर ही वो कहते हैं, जो माल सप्लाई करता है उसे वेंडर कहते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि अ मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू सेल और बाय समथिंग, एंड द पर्सन हु विल बाय द प्रोडक्ट वुड बी कस्टमर, एंड द पर्सन हु विल सेल द प्रोडक्ट वुड बी सप्लायर। ऑल ऑफ यू, ये मार्केट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं बच्चे कस्टमर की तरफ। ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम लफ्ज कस्टमर की बात कर रहे होते हैं तो ये हर खरीदार की बात हो रही होती है। हर खरीदार को क्या कहते हैं? कस्टमर। लेकिन इसकी 3 बड़ी कैटेगरीज हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वाला कंटेंट दोबारा से चैप्टर नंबर 8 में आपकी किताब में लिखा हुआ है। मैं यहां भी ही आपको बता रहा हूं, जो कि यहां पर हमारा मेन टॉपिक यही है, इसलिए यही पर पढ़ लेंगे इसको। कस्टमर जो बच्चे एक होता है एंड यूजर, एंड यूजर। एंड यूजर कौन है बच्चे? इसके लिए जो आपकी कहते हैं मैनेजमेंट साइंसेज में लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कंज्यूमर इस्तेमाल होता है। याद रखिए बात। तो कंज्यूमर से मुराद ये है कि जो शख्स आपकी प्रोडक्ट को खरीद कर उसको बाकायदा इस्तेमाल में ले आए। व्हाट अबाउट दिस मार्कर? आई एम अ कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मैं बाकायदा इस मार्कर को इस्तेमाल कर रहा हूं। क्योंकि ये मैंने नहीं खरीदा इस इदारे ने है, लेकिन इस इदारे ने आगे बेचने के लिए नहीं खरीदा, इस इदारे ने मेरे लिए खरीदा है ताकि मैं इसे कंज्यूम कर सकूं। जैसे मैं एक बाप हूं, मैं अपने बच्चे के लिए घर में जाते हुए कोई पेंसिल, कोई शॉर्पनर, कोई रबड़ इस्तेमाल करता हूं, तो कंपनी की नज़र में मैं बायर हूं, लेकिन असल में एंड यूज़र कौन है? वो मेरी औलाद है जो उसको इस्तेमाल करेगी, जब वो मेरा बच्चा है जो उसको इस्तेमाल करेगा। तो बिल्कुल सेम इस पोजीशन में राइस ने इसको मेरे लिए ख़रीदा है, राइस ख़रीद कर लेकर आया है ताकि अशरफ साहब क्लास पढ़ाएं, कोई भी टीचर क्लास पढ़ाए तो इसको कंज्यूम कर सके। ऑल ऑफ यू। लेकिन बच्चे उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस मैन्युफैक्चरर से ये मार्कर खरीदेगी और आगे फिर सेल करेगी। तो जो चीज खरीद कर आगे सेल करने के लिए आप जो बाय कर रहे हैं, वो बाइंग जो सेलिंग पर्पस के लिए है, वो आपका कस्टमर ही है और वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करती है। आप लोग चूंकि माशाल्लाह आगे आईटी आपके पास आनी है, तो मैं यहाँ हिंट देता चला जाऊँ आपको मालूम है इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगी। चले मैं आखिरी काम भी कर लूँ, उसके बाद इकट्ठा लिखता हूँ जी। आखिरी बच्चे हमारे पास यूनिट है, वो है गवर्नमेंट। मेरे ऐसे भी तो मुमकिन है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट का कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट मुझसे आके मैं सेलर हूँ, मुझसे आके मार्कर खरीदते हूँ, आगे वो इस्तेमाल करेंगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। अब आप कहेंगे सर वो भी तो यही है, लेकिन नहीं बच्चे, ये फ़र्क है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस का मकसद पैसा कमाना होता है। गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती। ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने ये पहले पढ़ चुके हैं। आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आप चूंकि अब आईटी में इसकी डिस्कशन भी कर रहे होंगे, आगे जाके आईटी भी आएगा, थोड़ी सी डिस्कशन आईटी की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पेस्टल का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 सारा आईटी है। तो चलते चलते हम कुछ बातें यहाँ डिस्कस कर लें ताकि हमारे आगे जाके परेशानी ना हो। आपको मालूम है कि इस वक्त जो ऑनलाइन सेल परचेज होती है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसका नाम है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स में कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है B2C, ये एंड यूजर है बच्चे, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर।
यानी बिजनेस और कस्टमर के दरमियान में लेन देन चल रहा है, इसे B2C कहते हैं। ये B2B है, खरीदार भी बिजनेस है और सेलर भी बिजनेस है। और ये है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ऑल ऑफ यू याद रहेगी बात जनाब। तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, अक्सर एग्जामिनर बताता नहीं है, पूछता नहीं है, बस ऐसे लिख देता है कि B2B इज बीइंग परफॉर्म्ड है। तो आपको सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि इससे मुराद क्या है। तो B से मुराद ये है बेचने वाला भी बिजनेसमैन और खरीदने वाला भी बिजनेस ही है। यहाँ बेचने वाला बिजनेस है, खरीदार कंज्यूमर है, और यहाँ पर बेचने वाला बिजनेस है, खरीदार गवर्नमेंट है। बहरहाल अभी आपने इससे अगली वाली स्टोरी पर नहीं जाना वरना आप तंग होंगे। C2B क्या होता है, G2B क्या होता है, ना हमारे कोर्स में है, ना हमें इसकी परेशानी की ज़रूरत है। जी बच्चे नहीं बच्चे वो नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज एंड यूज़र ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको सेपरेटली कंसीडर किया जाता है। वो चूँकि एक ह्यूमन है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए इसकी कैटेगराइजेशन करनी पड़ती है। वापस चले बच्चे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा कि मुख्तलिफ तरह की मार्केट या मुख्तलिफ तरह के कस्टमर्स क्या होते हैं। नंबर 1, आइए ज़रा सबसे पहले इस कहानी की तरफ चलते हैं। हाई प्राइस कस्टमर, लो प्राइस। ये प्राइस नहीं है बच्चे, इससे मुराद ये है, ये बाइंग कैपेसिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बाइंग कैपेसिटी की। मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं चाहता हूं कि यार मुझे सस्ते कपड़े मिल जाएं, मैं घर से लेने ही सस्ते कपड़े निकला हूं, तो यकीनन बच्चे मैं कौन सा कस्टमर कहलाऊंगा? लो प्राइस। जो विशिंग है मेरी वो लो प्राइस है, मैं लो प्राइस कस्टमर कहलाऊंगा। और अगर मैं घर से कोई ब्रांडेड चीज लेने के लिए निकला हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? लेकिन अब मैं इसी को मार्केट क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि सस्ती चीज सस्ती मार्केट में ही बिकेगी और महंगी चीज महंगी मार्केट ही बिकेगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जहां पर ब्रांडेड चीजें बिक रही हों वहां पर आप साथ में सस्ती चीज रख दें तो आपकी ब्रांडेड चीज भी नहीं बिकेगी, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड है। दोनों तरह के कस्टमर अलग हैं। मैंने अगर कोई महंगी तरीन चीज खरीदनी है तो मैं ब्रांड शॉप्स का विजिट करूंगा ना, और ब्रांड शॉप्स की अलहदा से एक मार्केट होती है, अलहदा से उनकी अपनी एक पहचान होती है। अगर मैंने सस्ती चीज़ खरीदनी है तो मैं यकीनन ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां पर सस्ती चीज़ें मिलती हैं। अलहदा बात है कि आज के दौर में एक नया कॉन्सेप्ट है सुपर मार्केट का, जहां एक ही जगह पर सब कुछ ही मिल जाता है। ऑल ऑफ यू। लेकिन जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो किताब की एक लॉजिकल बाउंड्री ज़रूर होती है, बस आपने उसको फॉलो करना है। प्रैक्टिकल लाइफ की थोड़ी सी बातें हम ओमिट करेंगे। हमें बस इतना पता होना चाहिए, लो प्राइस कस्टमर या लो प्राइस मार्केट एक ही बात है, हाई प्राइस कस्टमर या हाई प्राइस मार्केट एक ही बात है। यानी जो सस्ती चीज खरीदना चाहता है, जो महंगी चीज खरीदना चाहता है। दूसरा, प्रोडक्ट वाइज मार्केट या प्रोडक्ट वाइज कस्टमर। मुझे क्या ख्याल है, मैं जूते लेने जा रहा हूं तो आपको मालूम है कि जूतों की मार्केट नॉर्मली ज़्यादा होती है। मैंने कपड़े खरीदने हैं तो कपड़ों की मार्केट मोस्टली ज़्यादा होती है। यहाँ फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सब कुछ इकट्ठा भी तो मिल जाता है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है कि आपने दोनों को सेपरेट ही रखना है, ठीक है, फॉर द एग्जाम। तो प्रोडक्ट वाइज से मुराद है कि जहां पर प्रोडक्ट ही लगा है, लेकिन फिर भी आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के लिहाज चलती हैं। आपने बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदनी है तो आपको क्या ख्याल है, मलबूसात वाली दुकान पर तो नहीं मिल जाएगी ना, वो मशीनरी खरीदने के लिए आपको अलग मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ लाहौर मार्केट की मिसाल दूं तो अगर आपने होम अप्लाइंसेस लेना है तो यहाँ पर लाहौर में आबिद मार्केट है, लोग वहाँ जाते हैं बाइंग करने के लिए। अगर किसी ने लाहौर में सस्ते कपड़े खरीदने हैं और कपड़े भी अच्छे खरीदने हैं लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में खरीदने हैं तो वो यहाँ से रंगमहल चले जाएंगे खरीदने के लिए, और उससे थोड़ा सा तेज़ मीठा है होना है अनारकली आ जाएंगे, बहुत तेज़ है तो फिर गुल्लू वर्ग में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं निज़ाम चलता रहेगा, डिफेंस चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, फैसल टाउन आ जाएंगे। तो बच्चे हर मार्केट का अपना अपना एक ट्रेंड है। तो जैसे जैसे मार्केट तब्दील करते जाएंगे उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी तब्दील होती जाएगी, प्राइस भी तब्दील होती जाएगी और क्वालिटी भी तब्दील होती जाएगी। ऑल ऑफ यू। सो एरिया वाइज अब बच्चे एक ही तरह की प्रोडक्ट कई जगह पर है। अगर आपने कपड़े खरीदने हैं तो खवातीन को पता होगा इशरा मार्केट में भी कपड़े ही खवातीन के मिलते हैं, लेकिन अनारकली से भी मिलते हैं, और इधर से जो है वो कोई उरेगा वगैरह है वहाँ से भी मिलते हैं। तो बेशुमार मार्केट्स हैं, लेकिन वो क्या बनी हुई है? एरिया वाइज, जिसको जो नज़दीक पड़ता है, जिसकी जहाँ एक्सेस है वो उस मार्केट में। तो ये बच्चे हो क्या रहा है? ये कैटेगराइजेशन की जा रही है। ये क्या किया जा रहा है बच्चे? कैटेगराइजेशन। वजह एक बात बताइए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या सबसे पहले आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें डिसाइड नहीं करनी पड़ेंगी
to whom you are going to buy this product, where you are going to buy this product, in which market you are going to buy your product, all of you। तो मुझे अपने बिजनेस को सबसे पहले जिस चीज पर फोकस करना होता है उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, उस टर्मिनोलॉजी का नाम है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट, ये सारी बातें टारगेट मार्केट की हैं। इससे क्या मुराद है बच्चे, मेरी शर्ट की प्राइस है 200 रुपीज, क्या ख्याल है मैं हाई प्राइस प्रोडक्ट बेच रहा हूं? तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि 200 रुपए वाली शर्ट खरीदने वाला कस्टमर किस जगह पर आके ये चीज खरीदना चाहता है। मैं अगर उसको उठा के किसी बड़ी मार्केट में ले जाऊं तो शायद 2 या 4 कस्टमर तो आ जाए, लेकिन एक लॉट ऑफ कस्टमर वहां अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना बीइंग अ बिजनेसमैन। इसी तरह अगर मैं बात कर रहा हूं अपने प्रोडक्ट वाइज की, तो बच्चे पता लगे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जूते बिकते हैं, वहां पर मैं अपना एक जो है वो शॉप खोल के बैठ दूं कपड़ों की, तो शायद कोई एक आधा कस्टमर आ जाए, लेकिन एक कस्टमर का जो बल्क है वो वहां पर नहीं आएगा। मुझे उसी मार्केट में जाना पड़ेगा जिस मार्केट में उस प्रोडक्ट के खरीदार सबसे ज्यादा आते हैं। ये इसलिए पढ़ रहे होते हैं, वरना हमारा इसको पढ़ने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये बिजनेसमैन के लिए है कि बिजनेस करने वाला जो है जब भी एनालिसिस करता है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो ये उसका एनालिसिस है कि अगर मैं लो प्राइस यानी अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे कहां बेचनी है, किस जगह पर बेचनी है, ये सारे के सारे। फिर फैशन वाइज कहीं हाई फैशन चीजें मिलती हैं, कहीं लो फैशन चीज मिलती हैं। फिर एज वाइज बच्चों के लिए आपने देखा होगा अलग मार्केट होती हैं, नौजवानों के लिए अलग मार्केट होती है, बूढ़ों के लिए चीजें जो बिकनी होती है वो उनकी अलग मार्केट है। फिर इसी तरह बच्चे जेंडर वाइज मेल फीमेल की प्रोडक्ट है उनके लिए भी अलग मार्केट डिसाइड की जाती है। एंड एज वेल एज सम टाइम नॉट इन पाकिस्तान इन मैरिटल स्टेटस भी जो लोग जो है बैचलर हैं उनकी यानी पहचान, उनकी यानी जो चीज़ें पसंद है वो और अंदाज की होती हैं। मैरिटल स्टेटस वाले लोगों की चीज़ें और तरह की चीज़ें पसंद कर रहे होते हैं, या उनकी डिमांड या उनकी नीड और होती है। ये तमाम के तमाम फैक्टर साथ साथ चलते रहते हैं। ऑल ऑफ यू बस चलते चलते एक बात बताता चल जाऊँ आपको कि आपके लिए नीड और वांट्स का डिफरेंस इस लेवल पर नहीं है। नीड एंड वांट्स आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका सवाल था बच्चे कोई? अगर वो किसी ऐसी मार्केट में चला जाता है जैसे आपने कहा मार्केट में कपड़ों की ये इफेक्ट भी होगा, कोई कंपटीशन। हाँ बच्चे वो आपकी बात बजा है, लेकिन होगा ये कि आपको कंपटीशन तो नहीं मिलेगा लेकिन सेल भी तो कम होगी ना। तो कंपनी का तो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू इन्हेंस योर सेल, क्योंकि बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो तभी वो अर्न होगा जब सेल इन्हेंस करेगी। तो हम सिर्फ एक कम फैक्टर को तो देख रहे हैं कि वहाँ पर कंपैटर नहीं है, लेकिन उसके साथ कई नेगेटिव आस्पेक्ट भी हैं। तो बिजनेसमैन ने तो ये देखना होता है फ़ायदा ज़्यादा कहाँ से होता है। फाइन जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था नीड और वांट्स हमारे इस लेवल पर हमें डिस्कस नहीं होगी। वैसे पता है नीड और वांट्स में स्पेलिंग के अलावा क्या फ़र्क होता है? नीड एंड वांट्स, एक मिनट चले, बात चल ही रही है तो नीड है और एक है वांट्स। बड़ी आसान सी बातें हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट रॉन्ग होता है इस पर। मैंने इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा था मैं कि चले ये कौन सा हमारे एग्ज़ाम में आना है। हमें तो आप एग्ज़ाम में लिख दे कस्टमर नीड कस्टमर वांट, एग्जामिनर ने बिल्कुल माइंड नहीं करना आपकी बात करी। यहाँ माइंड करेगा। जब थोड़ी पहले मैं बता रहा था कि अगर आपने एक्सटर्नल एनालिसिस लिख दिया तो मुमकिन है वो माइंड कर जाए, आपके मार्क्स काट ले। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एनालिसिस पूरा लिखना है आपने, इसके बगैर आपने काम नहीं करना। लेकिन मैं बता देता हूँ बच्चे, नीड और वांट्स नॉर्मल रूटीन में लोग कहते हैं नीड नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए होती है और वांट्स जो है वो विश होती है। वांट्स क्या होती है? विश। बस इतना तो सबको पता होता है, लेकिन अगर एग्जाम्पल पूछ लें तो वो कहेंगे रोटी कपड़ा मकान नीड है, उसके अलावा सब कुछ वांट्स है। ये कॉन्सेप्ट 99 नहीं 110% रॉन्ग है। रोटी वांट्स भी है, रोटी नीड भी है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अभी आप इंशाल्लाह दोपहर को 2 बजे 5 बजे जब भी घर तशरीफ़ ले जाएंगे तो घर जाके अम्मी ने आपके लिए कहना ये लेना आप, ये आज टींडे पके हुए हैं। मैं तो टींडे नहीं खाता, क्या ख्याल है? अब भूख तो है ना, सुबह से पूरी सुबह 6 बजे घर से निकले हुए हैं, 5:30 बजे किसी को आप में से निकला होगा, कोई 7 बजे का निकला हुआ है,
तो यहाँ पर पहुँचा है क्लास में नाश्ता करके, सारा दिन में जो है पता नहीं कुछ खाने को मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन घर तो घर ही होता है। तो ज़रूरत क्या थी इस वक्त? भूख लगी हुई है, भूख। आपकी बॉडी इस वक्त फूड मांग रही है, ये है आपका इस वक्त ज़रूरत। तो खाना जो है बेसिकली दैट इज़ नीड, लेकिन वांट्स क्या है? मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मैंने टिंडर नहीं खाना है। अब आपके पास ऑप्शन आ गई ना बच्चे, आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना है। तो असल में तो बॉडी को ज़रूरत सिर्फ किस चीज़ की थी? सिर्फ उसको खाने की ज़रूरत थी। तो हम कहते हैं कि नीड होती है जो सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल होती है, और वांट्स होती है अय्याशी के लिए। तो अगर आप उस वक्त वो घर की पकी हुई एक रोटी खा लेते, साथ में जो सालन पका हुआ वो खा लेते, तो वांट नीड पूरी हो गई थी। लेकिन इंसान की फितरत है कि इंसान कहता है ये नहीं है। बिल्कुल सेम है इस्लाम में या किसी भी मज़हब में, आपके तन पर कपड़ा होना चाहिए, यही है ना बच्चे। इखलाकियात तो ये है कि आप एक लिबास के अंदर मौजूद हों। लेकिन बच्चे क्या ख्याल है, अगर मैं यहाँ लंडे के कपड़े पहन लूँ तो क्या वो कपड़े नहीं होंगे? लेकिन दिल चाहता है कि नहीं, लिवाइस का कोई ऐसे मैंने एक चीज़ पहनी हो, साथ वाला दोस्त देख के यार क्या बात है, आज तो लिवाइस पहनी हुई है, आज तो हैंगटन के कपड़े पहने हुए हैं। ये इंसान की सोच है, बस ये है बेसिकली क्या। तो कपड़ों से तन को ढांपना दैट इज़ व्हाट नीड, और लिवाइस पहनना ये है वांट्स। ऑल ऑफ यू, बस इतना डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हर चीज़, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ क्या है बच्चे? सब कुछ वांट्स और सब कुछ नीड है। आपने यहाँ से, ये बाहर कलमा चौक है, को कलमा चौक जाना हो तो आपके पास कई तरीके हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं है आपके पास, तो आपके पास यहाँ से चिंची भी जाती है, बाहर से बस भी जाती है, यहाँ से उबर करा के आप मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पर भी जा सकते हैं, और आपके पास अल्लाह ने आपको 11 नंबर भी दिया हुआ, 11 नंबर पर भी जा सकते हैं। क्या ख्याल है? लेकिन अब नीड क्या है? यहाँ से कलमा चौक पहुँचना है, ये नीड है। वांट्स क्या है? दिल चाहता उबर आए, दरवाज़ा खोले, आए सर अंदर बैठे, आके आप अंदर वहाँ जाके बैठे एसी में, वहाँ जाके उतर जाएं, ये वांट्स है। ऑल ऑफ यू, चलिए जी 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 बच्चे, सब्जेक्टिव है। असल में नीड और वांट का बेसिक डिफरेंस है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन। व्हेन द सिचुएशन विल चेंज, द नीड विल बिकम वांट्स एंड वांट बिकम नीड। फाइन। जेब में पैसे हैं, दिल चाह रहा है पिज़्ज़ा खा लूँ, लेकिन जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर सिर्फ दाल रोटी अवेलेबल है, तो आप नीड ही पूरी करेंगे, वांट्स पूरी नहीं कर सकते हैं। याद है? तो नीड, वांट्स भी आपकी नीड बन सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। किधर गया अभी डस्टर? अच्छा वो पड़ा हुआ है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूँगा। चलें जी आगे, ये तक ये क्लियर है जनाब सारा? ये कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, कुछ एरिया वाइज, जैसे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, वो किसी एक ख़ास मार्केट में सारे बैठे होते हैं। जैसे कभी आपने किसी सोसाइटी में जाना हो तो सोसाइटी में सारे के सारे स्टेट एजेंट सारे एक ही लाइन में बैठे होते हैं। तो ये इस तरह मुख्तलिफ तरह की मार्केट्स का नाम उसने यहाँ पर जिक्र किया हुआ जी। ये चैप्टर के बिल्कुल आगाज़ की बातें थी, मैंने कहा चले आपसे ज़रूर शेयर होनी चाहिए। इनका पता कोई नहीं होता, ये 2 या 3 नंबर एग्जाम में वैसे आ जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे अहम बात, और इसका बड़ा ख्याल रखना है। अगर ये याद है तो पूरा चैप्टर आपके अंडर कंट्रोल है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप, कल मैंने इस पर जिक्र भी किया था आपसे, कल मैंने इस पर जिक्र किया था। इंडस्ट्री, मैंने पूछा था इंडस्ट्री क्या होती है, तो मैंने इंडस्ट्री के 2 कंटेंट बताए थे। एक कंटेंट क्या था इंडस्ट्री का, कि जहां पर एक बहुत सारे बिजनेसेस हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, और नंबर 2 सबकी बिजनेस एक्टिविटी सेम हो। आइए बच्चे, अब यहां थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा सा और मजीद बिल्डअप करेंगे। नंबर 1, एजुकेशन सेक्टर। मेरे एक बात बताइए, जहां जहां तालीम दी जा रही है उसे आप एक इंडस्ट्री कहेंगे ना, एजुकेशनल इंडस्ट्री। ऑल ऑफ यू, ये एक एजुकेशनल इंडस्ट्री ही कहलाएगी। बच्चे एजुकेशन तो राइज में भी दी जा रही है, लेकिन एजुकेशन लम्स में भी दी जा रही है, एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी दी जा रही है, एजुकेशन किसी स्कूल में जहाँ पर इस वक्त किंडरगार्टन के बच्चे बैठे हुए हैं, जो क्या नाम कहते हैं, कोई क्या नाम कहते हैं नर्सरी के अंदर है, कोई प्ले ग्रुप पे है, कहीं ना कहीं पढ़ रहा है ना बच्चे। क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं कि ये सारे के सारे हम पल्ला हैं? क्या आप समझते हैं कि सबका कारोबार एक जैसा है? हालांकि हमें इसे इंडस्ट्री कहना चाहिए और हम कहेंगे, लेकिन कल यहां एक सवाल किया था किसी ने, मैंने कहा था इंशाल्लाह फिर बताऊंगा। इंडस्ट्री को आगे मुख्तलिफ सेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है।
इंडस्ट्री को क्या किया जाता है बच्चे, मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और सेक्टर क्या होता है, जहां तमाम के तमाम लोग एक ही काम कर रहे होते हैं। अब बिलफर्ज मैं आपके सामने एक आसान मिसाल दे देता हूं। जी भाईजान, क्या ये सारे एक ही तरह काम नहीं कर रहे? क्यों? ये तो एजुकेशन सेक्टर है, लेकिन मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी लिख दूँ? पंजाब यूनिवर्सिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल हेयर, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ एक है और ये सारे के सारे एक ही प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं। दैट्स प्रोडक्ट नेम इज CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऑल ऑफ यू। इसके बरक्स मैं यहां पर लिख देता हूं पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर एग्जांपल ग्लोबल कॉलेज, मैं यहां पर लिख देता हूं सुपीरियर यूनिवर्सिटी, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके पास UCP, मैं यहां पर लिख देता हूं UMT। इसलिए कि ये अगर फॉर एग्जांपल BBA करा रहे हैं, BCS करा रहे हैं, MBA करा रहे हैं, तो ये सारा का सारा एक सेक्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको बच्चे? ऑल ऑफ यू। तो ये एक सेक्टर कहला रहा है, ये एक और सेक्टर है। यहां पर मैं मुख्तलिफ स्कूल का नाम लिख सकता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे स्कूल प्ले ग्रुप का काम करवा रहे हैं। यहां पर ये स्कूल में बच्चों को जो है बेसिकली किडन गार्डन का काम करवा रहे हैं। यहां पर स्कूल में बच्चों को नर्सरी पढ़ाई जा रही है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पढ़ाया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्लास 0 से लेके क्लास ग्रेड 5 तक का जो काम होता है, वो जितने भी स्कूल कर रहे होते हैं, वो एक सेक्टर है। कोई नहीं, कुछ सेक्टर समझ में आया? ऑल ऑफ यू। अब यहां एक अगली कहानी आने लगी है, जरा उसका ध्यान रखना है आपने बच्चे। यहां पर अब आपके पास एक लफ्ज आएगा, उसका नाम है कंपटीशन। कंपटीशन दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज कंपटीशन, जिसको आप दूसरे लफ्जों में टाइट कंपटीशन, और असल में मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर इसको इंटेंसिव कंपटीशन कहते हैं। आपने यही इस्तेमाल करना है, ये ऊपर से समझने के लिए है। क्लोज से मुराद एक दूसरे के हम पल्ला, जहां पर एक दूसरे के मुकाबले में है और दूसरा तीसरे के मुकाबले में नहीं है। आइए इसकी मिसाल ले लेते हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान में बेवरेज का एक कारोबार है। यहां पर पाकिस्तान में पेप्सी भी बिकती है, कोक भी बिकती है, हम लेकिन यहां पर पाकिस्तान के अंदर एक कोला का नाम है अमृत कोला। एक कोला फॉर एग्जांपल यहां इस वक्त मास्टर वाले भी बेच रहे हैं, एक गोरमे वाले भी बेच रहे हैं। एक बात तो बताइए, क्या गोरमे बेकर के पेप्सी का पेप्सी से कोई ताल्लुक है? नो कंपटीशन। अगर मैं सेक्टर के लिहाज से बात करूं, सेक्टर में ये एक ही सेक्टर में है, ये बेवरेज के सेक्टर के अंदर है, और मेरे ख्याल के मुताबिक चारों के चारों ब्लैक कलर की बोतल बेच रहे हैं, जिसको आप कोला कहते हैं। कोका कोला, पेप्सी कोला, 7 अप कह लें, वट एवर, मिरिंडा कह लें, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी में है। लेकिन मैं फिर भी काली बोतलों को सेपरेट कर देता हूं। मैं कहता हूं पेप्सी कोला, कोका कोला, अमृत कोला, मास्टर कोला, गोरमे कोला, माइट भी कोई एक आधी और भी हो, मुझे नहीं पता, मार्केट में बेशुमार है। लेकिन बच्चे असल में कंपटीशन किसका किसके साथ है? पेप्सी का कोक के साथ है और इनका इनके साथ है। ये दो अलग अलग क्या है? ये दो अलग अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप है इन अ सेक्टर। ऑल ऑफ यू। कोई एम्बिग्विटी तो नहीं बचे? कोई एम्बिग्विटी है दोबारा पूछेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक ही तरह का कारोबार करने वाले लोग इंडस्ट्री कहलाते हैं। इंडस्ट्री में फिर एक और मजीद बिल्कुल सेम प्रोडक्ट पे काम करने वाले सेक्टर कहलाते हैं, और सेक्टर में जिनका मुकाबला एक दूसरे के साथ इंटेंसिव होता है उसे वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहते हैं। ऑल ऑफ यू। तो मैंने कहा था, दोबारा वापस ले लेते हैं काम को। सेम बिजनेस,
ये कहलाएगी इंडस्ट्री। सेम बिजनेस को और फिल्टर किया तो सेम प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट सेम होगी तो फिर क्या बन जाएगा, सेक्टर। और फिर सेम कंपटीशन, या बल्कि सेम का लफ्ज अच्छा लग रहा है, इंटेंसिव लिख लें जी। इंटेंसिव कंपटीशन बिटवीन देम, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ऑल ऑफ यू, पक्की बात समझ आ गई जी? सेक्टर आगे सब सेक्टर में डिवाइड हो सकता जी सॉरी, है, सेक्टर आगे डिवाइड। हाँ बच्चे उसकी डिवीजन भी हो सकती है, सब सेक्टर भी हो सकता है जी। एक मिसाल समझ में आई, एक और मिसाल ले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर शूज की इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान, दैट इज बाटा एंड सर्विस। दोनों जूते बनाते हैं ना पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा हश पापी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान में बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है पाकिस्तान के अंदर। और भी बेशुमार इस तरह के ब्रांड हैं हमारे पास जो पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं। कैट बहुत ज़्यादा मशहूर, कैटरपिलर के प्रोडक्ट ये भी बहुत ज़्यादा बिक रही है। अब एक बात बताइए, क्या कैटरपिलर की प्रोडक्ट को बाटा से मैच करवा सकते हैं? आप तो ये कहेंगे ना सर शूज़ ही है और क्या है। आल दो के वो शूज़ हैं, आल दो के वो जूते ही बना रहे हैं, लेकिन बच्चे हश पप्पी और इसको तो आप आपस में मुवाजना करा सकते हैं, ये दोनों अलग-अलग हैं। क्योंकि बाटा की प्रोडक्ट आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको 2000-1500 से जूता मिलना शुरू हो जाएगा और आगे आपको 7000-8000, शायद मुमकिन है किसी अच्छी ब्रांड यानी बाटा की जो बड़ी दुकान है वहाँ पर 10-10 हज़ार का जूता भी अवेलेबल है, 12,000 का जूता भी अवेलेबल है। लेकिन हद है यहाँ पर, ख़त्म हो जाएगी। हश पप्पी आप तशरीफ ले जाएंगे तो पहला जूता ही 16-17 हज़ार रुपये का होगा, आगाज़ ही वहाँ से होगा। उनका आम सा जूता जो मेरा ख्याल है बहुत, उनका एक रिंकल फ्री जूता बड़ी देर से लोग पहन रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल पहनते हैं, वो 19,500 रुपये का हो गया। कि ज़माने में वो 4500 रुपये का शुरू हुआ था, तो उस वक्त भी वो इतना ही महंगा लगता था जितना आज वो 19,000 में महंगा लगता है। द रीज़न इज़ व्हाट, बिजनेस क्लास का फ़र्क है, इसमें कस्टमर का डिफरेंस है। अब यहाँ ये बात आ जाएगी आपके पास, कस्टमर क्लास, कि वो अपर क्लास के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, एक लोअर क्लास के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। एक उस कस्टमर के लिए है कि जिसको जूता पहनकर वो फीलिंग होनी है, और एक वो है जो ये कहता है सिर्फ पैर नंगा नहीं होना चाहिए, जूता पहनना है। ये दोनों का फ़र्क है बच्चे, ये दोनों कस्टमर हैं, दोनों की प्राइस रेंज का फ़र्क है, दोनों की विश का फ़र्क है, दोनों की यू नीड का फ़र्क है, उसके लिहाज से काम चलना है। ऑल ऑफ यू, पक्की बात है बच्चे? स्ट्रेटजी ग्रुप समझ में आ गया? तो हश पप्पी और कैटरपिलर इज वन स्ट्रेटजी ग्रुप एंड बाटा एंड सर्विस इज वन स्ट्रेटजी ग्रुप। दोनों स्ट्रेटजी ग्रुप अलग हैं। तो आपने प्लीज ये पढ़ा क्यों है, सबसे पहले ये तो समझ में ले हम कि हमने पढ़ा क्यों है। बच्चे मैं एक न्यू बिजनेसमैन हूं और मेरी जूतों की दुकान है, मैंने भी जूते ही बनाने हैं, फैक्ट्री है मेरी जूतों की। मैंने यहां पर अपने पास शूज जो है वो मैन्युफैक्चर कर लिया है। क्या मुझे ये डिसाइड नहीं करना कि मैंने इनके साथ मुकाबला करने जाना है या इनसे मुकाबला करने जाना है? ऑल ऑफ यू, ये इसलिए पढ़ रहे होते हैं हम, ये इसलिए एनालिसिस करते हैं, ये मार्केट का एनालिसिस है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपेटिटर्स आर देयर इन द मार्केट एंड विच कंपेटिटर इज प्रोड्यूसिंग विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड व्हाट प्राइस दे हैव। ये है बेसिकली मेरा कंसर्न बीइंग अ बिजनेसमैन। मैं फिर उसके मुताबिक देखूंगा कि मुझे इनके मुकाबले में आना है या इनके मुकाबले में आना है। क्योंकि बच्चे अगर मुझे इनके मुकाबले में आना है तो मुझे क्वालिटी और प्राइस उसके मुताबिक रखनी है। ऑल ऑफ यू, और कल भी मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन के लिए सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, प्राइस एंड क्वालिटी। बस ये दो चीज़ों पे आप कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ आना है तो फिर क्वालिटी भी उसके मुताबिक होगी, फिर प्राइस भी उसके मुताबिक होगी। अगर मुझे इस मार्केट में आना है तो फिर प्राइस भी उसके मुताबिक होगी, क्वालिटी भी उसके मुताबिक होगी। अब पढ़िए बच्चा, ये अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। व्हाट इज स्ट्रेटजी ग्रुप?
Another approach to analyzing and understanding the competitors in a market is to group them into strategic group. यहां तक तो ये समझा रहा है, यहां से डेफिनेशन शुरू होगी. A strategic group is a number of entities. बच्चे ये टर्मिनोलॉजी तो मालूम है ना, एंटिटी किसे कहते हैं? बिजनेसेस को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं. ऑल ऑफ यू, एंटिटीज क्या किसे कहते हैं बच्चे? ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं या बिजनेसेस को कहते हैं. वैसे इंग्लिश में एंटिटी 3 चीज़ों का नाम है. इंग्लिश में एंटिटी किसे कहते हैं? ह्यूमन को भी कहते हैं. इंग्लिश में किसी भी टेंजिबल चीज़ को भी एंटिटी कहते हैं, और इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन को भी एंटिटी कहते हैं. लेकिन हम चूंकि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, हमारा यहाँ बेसिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट है, तो बिजनेस मैनेजमेंट में एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को कहते हैं. ऑल ऑफ यू, अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप इज अ नंबर ऑफ एंटिटीज दैट ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री. पहला कॉन्सेप्ट, एंड दैट हैव सिमिलर स्ट्रेटजीज. मुझे क्या ख्याल है, इनकी स्ट्रेटजी के साथ मैच नहीं कर सकती, इनकी स्ट्रेटजी के साथ मैच नहीं कर सकती. कल मैंने मिसाल दी थी कि पेप्सी अपनी प्रोडक्ट 100 से रिड्यूस करके 90 पे सेल करे, कोक को मुसीबत पड़ जाएगी. शाम तक या 2 घंटे में 3 घंटे में कोक को प्राइस नीचे लानी पड़ेगी. क्या इसका इंपैक्ट अमृत पर भी आएगा? अमृत को से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमृत के कस्टमर अलहदा से हैं. वो अलहदा कस्टमर है जो ये इनकी प्रोडक्ट को बाय करता है, और जो इनकी प्रोडक्ट को बाय करता है वो कस्टमर ही अलहदा है. इसलिए दोनों के एक दूसरे की क्या ख्याल है बच्चे? अमृत प्राइस नीचे कर ले तो पेप्सी को कोई परवाह नहीं है कि वो नीचे हो, चाहे वो बिल्कुल फ्री भी देना शुरू कर दे तब भी पेप्सी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो कस्टमर कैटेगरी ही डिफरेंट है. सबको बात आसानी समझ में आ रही है बच्चे? मैंने पहले भी अर्ज की थी, कोई बात समझ में ना आए, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट कि यार इतनी आसान बात है, मैं सबके सामने पूछूंगा. आप पूछे, पेपर आपने देना है, उस साथ वालों ने नहीं देना. ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आती, इट्स योर राइट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल ऑफ यू, ओके. तो बात चलती है बच्चे मुख्तलिफ स्ट्रेटजी ग्रुप की. तो ये 2 स्ट्रेटजी ग्रुप है. अब दोबारा पढ़ लीजिए इस डेफिनेशन को. अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप इज अ नंबर ऑफ एंटिटीज दैट ऑपरेट इन अ सेम इंडस्ट्री एंड दैट हैव सिमिलर स्ट्रेटजीज. इनकी स्ट्रेटजीज भी सेम होंगी, और दैट आर कंपीटिंग इन द मार्केट इन अ, ये बात साबित हो गई कि जहां पर सिमिलर वे में वो एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है. ऑल ऑफ यू, तो इससे एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया आज कि एक इंडस्ट्री में एक से ज्यादा स्ट्रेटेजिक ग्रुप होते हैं. ऑल ऑफ यू, जी बच्चे, आई एम सॉरी, ठीक है जी बच्चे, अल्टीमेटली ऐसा ही है. तभी तो हमने इसको पढ़ा है कि हमारे पास मार्केट के अंदर एक ही वक्त में 2 तरह के कस्टमर हैं. एक ब्रांड लॉयल्टी वाला है, एक विदाउट ब्रांड लॉयल्टी वाला है. तो कुछ लोग ब्रांड लॉयल्टी वाले को सेटिस्फाई करने के लिए आएंगे, कुछ लोग नॉन ब्रांड लॉयल्टी वाले को सेटिस्फाई करने आएंगे. तो इसका मकसद तो भी यही हुआ ना जो हम अभी कर रहे हैं. इसके कस्टमर टारगेट ही और है और इसका कस्टमर टारगेट ही और है. वो अपने कस्टमर को मुतवज्जह करेगा, वो अपने कस्टमर को मुतवज्जह करेगा, क्योंकि इसकी असल कॉन्सेप्ट प्राइस होगा, इसकी असल कॉन्सेप्ट क्वालिटी होगी. दोनों का फ़र्क है. तो हर एक ने हर एक को सेटिस्फाई करने के लिए आना है. इसी वजह से तो हमने इसकी बात की है कि एक शख्स से सिर्फ काली बोतल चाहिए, यार काली बोतल पीनी है, और एक का घर से कह के आया नहीं मैंने पेप्सी पीनी है. आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक कस्टमर वो है जो ये कहता है कि मैंने मैकडोनल्ड के अलावा किसी का बर्गर नहीं खाना. वो घर से निकला ही मैकडोनल्ड खाने हैं, वो ढूंढेगा मैकडोनल्ड कहाँ पर है. और एक कस्टमर वो है जो घर से कह के निकला कि 100 रुपये का वाला बर्गर चाहिए, यार जहाँ भी मिल जाए, चाहे वो ठंडी मुर्गी वाला बर्गर ही क्यों ना हो, वो बर्गर खाएगा. वो फाइन. आगे चले बच्चे. मैं बच्चे थोड़ा सा इस पर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल बेस आपकी समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये अगर ये बेस कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो आप आगे जाके तंग होंगे, क्योंकि आगे जाके वो पोर्टर 5 फोर्स में पेस्टल में ये बातें करागा, स्ट्रेटजी ग्रुप फलाना, तो आपको वहाँ पर फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगी. मैं ये चाहता हूँ कि आप घर जाके जब किताब पढ़ें तो किताब आपको ऐसे लिखे जैसे खुद किताब बता रही हो कि मैंने ये लिखा हुआ है, ये मुझे यूँ पढ़ लो. ये इस तरह होना चाहिए. ये पहले पेज पे सारा कुछ, सिर्फ फ्रंट पेज के ऊपर पहले पेज पे सारी बातें लिखी हुई हैं आपके चैप्टर नंबर 7 की आई कैप की बुक के ऊपर. मैंने कल भी बताया था आई कैप की बुक कंपलसरी है, तो उसके पढ़े बगैर आपका गुजारा नहीं होगा.
कोई भी कंटेंट आई कैप की किताब से एग्जामिनर सवाल में पुट कर सकता है। तो बराए मेहरबानी आई कैप की किताब अभी आप डाउनलोड कर चुके होंगे आई होप, क्योंकि वो तो फ्री अवेलेबल है, उसके लिए किसी मुशक्क़त की किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लें, लैपटॉप में भी रखें, जहाँ मौका मिले, खुदा ना खासा कभी पढ़ने को दिल चाहता है तो फिर पढ़ लें। फाइन। नहीं जी, नोट्स आई कैप की बुक से नहीं है, कंटेंट आई कैप की बुक से है। तो कंटेंट मैं ये लिखूंगा, आगे आपको तफसील मिलती जाएगी। क्योंकि आई कैप की किताब को पढ़ने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि जुमले याद करने हैं, कंटेंट याद करना है, कॉन्सेप्ट याद करना है। जी मार्केट जी बचे बच्चे मैंने कहा वो तो ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो आप पढ़ लें, आपका ना दिल चाहे। मैंने तो सिर्फ ये काम किया हुआ है, जो अंग्रेज़ी मुश्किल में लिखी हुई है किताब में मैंने उसको आसान करके लिखा होगा, बस इस तरह का काम किया हुआ है। मेरे से ज़्यादा मेरा ख्याल है मेरी किताब से कहीं ज़्यादा अदनान साहब की शायद इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, इसलिए कि वो पेपर होता है आपका फाइनेंशियल, उस पर इंफॉर्मेशन ज़रा मुश्किल से मिलती है। मेरा वाला काम तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, नेट से डाउनलोड कर लें, नेट पे ये सब कुछ मिला, अभी सर्च मारे अभी तो व्हाट इज स्टडी ग्रुप। हाँ बिल्कुल ऐसे करें जी, मैंने कब कहा आप मेरी किताब शुरू करी थे, मैंने तो कहा ये तो एक ऑप्शन है आपके पास। मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि माई बुक इज़ नॉट कंपल्सरी पर द यू कैन से आई कैप बुक इज़ कंपल्सरी, वो आपको हर सूरत बाय करनी है। हम तो बेसिकली उन लोगों के लिए लिखते हैं कि बिलफर एक बच्चों को किताब पढ़ के समझ में नहीं आई, और फिर मैंने भी डेलिब्रेटली चैप्टर नंबर 7, 8, 9 इसलिए शुरू में रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर यहाँ से आता है, और शुरू में आप भी ज़रा बड़े जज्बे से आते हैं पढ़ने के लिए। 1 महीने के बाद ये जज्बा ठंडा हो चुका होता है, फिर आप तरतीब से चल रहे होते हैं, कोई गल नहीं, पढ़ा नया पढ़ाना है तो मैंने आंदा है, बस ये कॉन्सेप्ट अभी महीने तक चलेगा। 1 महीने तक अभी आपके जोश व जज्बा मौजूद है आपके अंदर। तो मैं चाहता हूँ जब तक ये जोश व जज्बा ख़त्म हो उस वक्त तक मैं कम से कम 2 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ, ताकि आप पेपर पास कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं चैप्टर में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 से। जी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्केट स्पेस। बड़े ये एक और कॉन्सेप्ट है, और इसको मार्केट गैप भी कहते हैं, स्ट्रेटजिक गैप भी कहते हैं। लिख लें यहाँ, ये काम आएगा आपके लिए। एग्जामिनर का पता कोई नहीं होता वो तंग किस चीज़ पर करना चाहे, जब वो तंग करने पे आता है तो फिर उसके बाद बहुत सारे तरीके होते हैं। इसको स्ट्रेटजिक गैप कहते हैं, स्ट्रेटजिक गैप, या इसको मार्केट गैप भी कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये समझ लीजिए ये बेसिस है, इन पे मेरा नहीं ख्याल एग्जामिनर सवाल पुट करेगा, कर भी देगा तो कोई बात नहीं, तैयारी तो हो गई इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल ये सवाल वाले एरियाज नहीं होते, लेकिन इसकी बुनियाद पर बड़े बड़े मॉडल ज़रूर पड़ जाते हैं, बड़े बड़े सवाल ज़रूर सॉल्व होते हैं इसकी बेस के ऊपर। मेरे स्ट्रेटजिक स्पेस से क्या मुराद है, आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम्स भी मौजूद हैं, किताब में भी मौजूद है, मैं भी किताब से डायग्राम कॉपी करके लेकर आया हूँ, बल्कि इसको डायग्राम से ही देखते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये बड़ा ध्यान से याद रखिएगा, ये एक स्ट्रेटजिक ग्रुप है। ये क्या है? एक स्ट्रेटजिक ग्रुप है। ये किसको सर्व कर रहा है? यंग एंड सिंगल को। ये दूसरा है यंग एंड मैरिड को। ये तीसरा ग्रुप है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? सेल, कि किसी की सेल ज़्यादा है, किसी की सेल कम है। बच्चे ये वाला एरिया अभी खाली है, अभी इस पर किसी ने काम नहीं किया। जिस एरिया पर अभी किसी ने काम नहीं किया उसको मार्केट गैप कहते हैं। और एक नया बिजनेसमैन सबसे पहले बिजनेस गैप ढूंढता है कि अल्लाह करे कोई ऐसी जगह मिल जाए जो किसी ने ना की हो, जब मैं करूंगा। तो आपको मालूम है इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या कहते हैं बच्चे? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो है जिसको कुरान ने भी कहा वस्साबिकूनल अव्वलून, जो पहले आ गया वो सबकत ले गया। तो जो पहले आता है वो हमेशा सबकत में रहता है। जो पहले जिस काम को कर गया वो उस काम का हमेशा से लीडर ही कहलाता है, चूंकि सबसे पहले करीम वही उठाता है। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर मार्केट में कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है जिस पर पहले कभी किसी ने काम नहीं किया तो आप उसको एक स्ट्रेटजिक स्पेस कहते हैं।
आप उसको मार्केट स्पेस कहते हैं, और जो उस मार्केट स्पेस को कैप्चर कर लेता है वो हमेशा मार्केट लीडर बन जाता है। ऑल ऑफ यू, ये नॉर्मली नए बिजनेसमैन के लिए होता है और बिजनेस एक्सपेंशन करने वाले के लिए भी हो सकता है। मेरा कारोबार पहले से मौजूद है लेकिन मैंने कारोबार को मज़ीद फैलाना है, मैंने कारोबार को वसी करना है, तो क्या ख्याल है मैं स्ट्रेटजी ग्रुप ढूंढ सकता हूँ ना। तो ये स्ट्रेटजी ग्रुप होना ज़रूरी है। आप लोग जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपको असल में क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है ना। लेकिन उस कैपिटल में आपको शायद मालूम होगा कि आपको 3 तरह का कैपिटल दरकार होता है। एक होता है स्टार्टअप कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल, और एक होता है आपका एक्सपेंशन कैपिटल। तो आपको कारोबार की नौयत पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने करना क्या है। स्टार्टअप कैपिटल क्या होता है, नया कारोबार करने के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रोज़ाना कारोबार ऑपरेट करने के लिए। और एक्सपेंशन कैपिटल क्या होता है, किसी नई प्रोडक्ट को, किसी नई सब्सिडरी को लॉन्च करने के लिए आपको मज़ीद एक चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे आप एक्सपेंशन। एक और भी होता है, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपिटल भी कहते हैं, लेकिन वो उन ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर गुजारा नहीं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या और दूसरी कंपनीज हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर काम नहीं कर सकती। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करती हैं। वापस चलते हैं बच्चे, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप, सॉरी व्हाट इज स्ट्रेटेजिक स्पेस। तो स्ट्रेटेजिक स्पेस वो आपके पास यूनिक एरिया है विच इज अनआइडेंटिफाइड बाय एनी अदर कंपेटिटर। ऑल ऑफ यू, तो उसके जरिए हम अपने बिजनेस की वर्किंग करते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए तो आपको डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी। अ स्ट्रेटेजिक स्पेस इज अ स्पेस इन द मार्केट दैट इज नॉट करंटली फिल्ड बाय एनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो जिसको किसी एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप ने फिल नहीं किया, उसे हम कहते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक स्पेस है। मैं बच्चे इस अजम्पशन के साथ आगे चलता चला जा रहा हूं कि आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की मालूमात बहुत अच्छी है। मैं सही समझ रहा हूं, गलत समझ रहा हूं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट अच्छी तरह मालूम है सबको जी? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत लंबा काम नहीं करूंगा, नहीं जल्दी से इसकी तफसील बयान कर दूंगा ताकि आपको इस काम में ज़्यादा मुश्किल पैदा ना हो। आई एम सॉरी। बच्चे लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर इज समथिंग डिफरेंट। ये हायरार्की है और हायरार्की सिर्फ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ मैनेजमेंट को प्रेजेंट नहीं करती। स्ट्रक्चर नंबर ऑफ मैनेजमेंट को प्रेजेंट करता है, नंबर कि कितने लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर होता है। आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमारे कोर्स में नहीं है, हमने नहीं पढ़ना, C-FAB 3 में है। सबसे ऊपर की जो मैनेजमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं नीचे मैनेजमेंट लिख रहा हूं नहीं ताकि हर एक के साथ आप खुद ही लगा सकें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द सेकंड मैनेजमेंट नेम इज टैक्टिकल मैनेजमेंट। ये दूसरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। और तीसरा होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। पुरानी किताबों में और पुराने कॉन्सेप्ट में इनके नाम मुख्तलिफ थे, अब ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लो मैनेजमेंट, अब ये नाम इस्तेमाल नहीं होते। सम टाइम किताब में लिखते हुए ऑथर गलती से कर जाता है, लो मैनेजमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाता है। आपको ये बात याद रखनी है, एग्ज़ाम में आपने ये गलती नहीं करनी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। वैसे तो आपको इसके नीचे की बातें पूछनी नहीं है, एग्जामिनर ने आपसे पूछना ये लेवल है। देखिए वहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक ग्रुप लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। मेरे सबसे पहला और आसान सा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये लोग जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे काम करते हैं। सिंपल सी कहानी, लंबी जोड़ी कहानी कोई नहीं पढ़नी है आपने। इनकी जिम्मेदारियां हम नहीं पढ़ सकते, इस वक्त हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ना हमारा ये एरिया है, हमें इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना। हमें इतना पता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जो लॉन्ग टर्म काम करेगी
और ये लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएगी, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करेगी, और इनका डिसीजन का टेन्योर होता है 1 to 5 ईयर। इस वक्त हम 2022 में मौजूद हैं हम सब लोग। करंट ईयर कौन सा है बच्चे? करंट ईयर है 2022। 2022 में टॉप मैनेजमेंट किस किस साल का प्लान बना रही होगी? 2023, 24, 25, 26, ये इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम अगले 5 साल तक का प्लान इस वक्त बैठ के बना रहे होंगे ये लोग। यानी आज अगर टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं तो ये सोच रहे होंगे 2023 में क्या करेंगे, 2023 में टारगेट्स क्या हैं हमारे, 2025 के टारगेट्स क्या हैं, 26 के टारगेट्स क्या हैं, 28 के टारगेट्स क्या हैं, इस तरह बातें हो रही होंगी। जबकि बच्चे जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है इसका ताल्लुक शॉर्ट टर्म के साथ होता है। शॉर्ट टर्म काम वही रहना है, ये काम सब ने करना है। शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने हैं। ये काम तब्दील नहीं होना, लेकिन फर्क टाइम का आएगा। ये करेंगे, आवरली बेसिस पे प्लान बना रहे होंगे कि हर घंटे में काम कैसे करना है, या ये पूरे दिनों के या एक दिन के या कुछ दिनों का प्लान बना रहे होंगे, या ये वीकली प्लान बना रहे होंगे। बहुत हद है ये मंथली प्लान बना रहे होंगे। ये इनका बेसिक एरिया काम करने का। व्हाट अबाउट मी? वेयर यू विल प्लॉट मी, हेयर और हेयर? मैं यहाँ पर हूँ। मुझे सिर्फ आपका 3 माह का प्लान बनाना है कि 3 माह में आपको ये कोर्स कैसे पढ़ाना है। मुझे नहीं पता अगली मरतबा कोर्स किसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, कहाँ पढ़ाना है। आई डोंट नो अबाउट दैट। ऐसे है ना बच्चे, इस क्लास को जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मुझे पता है कि मेरे पास 3 से 4 माह का प्लान है। मैंने अक्टूबर में भी इंशाल्लाह पढ़ाना है, अगर ज़िंदगी रही नवंबर में पढ़ाना है, दिसंबर में पढ़ाना है, और जनवरी में आपको फारिग करना, ताकि आप उसके बाद फरवरी में अपने पूरे कोर्स की तैयारी कर सकें। फिर आपको एक रिवीजन के लिए बुलाना है। तो चंद माह का प्लान है मेरा, और चंद माह में भी मैं आखिरी 3 दिन का प्लान बना रहा होता हूँ। क्या ख्याल है? इसके अलावा मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं है। मेरा चंद घंटों का प्लान है, सुबह 7:15 से लेकर 8:30 बजे तक क्या क्या पढ़ाना है, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा मुझे आपसे कोई वर्किंग नहीं मुझे आपके ऊपर। ऐसे बच्चे, तो मेरा एरिया इतना है। लेकिन जो यहाँ बैठा हुआ है वो चाहे सोच रहा हो कि अगले साल जो है मैंने फ़लाँ कोर्स ऑफ़र करवा देना है, मैंने ICAEW शुरू करवा देना है राइज में, वो मुमकिन है सोच रहा हो कि मैं लम्स के साथ कोलैबोरेशन कर लूँ। व्हाटएवर जो भी उसके दिमाग में वर्किंग चल रही है अपने कारोबार की एक्सपेंशन के लिए, उसकी सोच में और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन बच्चे आप एक बात यहाँ ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, और वो ये कि टॉप मैनेजमेंट हमेशा कॉन्सेप्चुअल वर्क करती है। टॉप मैनेजमेंट हमेशा कॉन्सेप्चुअल वर्क करती है, और इन कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंटेशन आपकी लो मैनेजमेंट करती है। ऑल ऑफ यू, टॉप मैनेजमेंट सोचेगी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगी। आपको अगर मैं मिसाल दूं, अभी हम थोड़ी देर पहले यहां पेप्सी की मिसाल ले रहे थे। आपको मालूम है हर 4 साल या 5 साल या 3 साल के बाद पेप्सी अपना मोनोग्राम में थोड़ा सा कलरिंग तब्दील करती है, और बोतल की शेप तब्दील होती है, एडवर्टीजमेंट का स्टाइल तब्दील होता है, किसी नई चीज़ को फोकस किया जाता है। ये इस तरह की बातें होती हैं। आपका ख्याल है कि क्या टॉप मैनेजमेंट खुद एडवर्टीजमेंट बनाती है बैठ के? क्या टॉप मैनेजमेंट बोतल खुद बनाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए कारोबार शुरू होता है, टू अर्न प्रॉफिट। क्या ख्याल है दुकानदारों को बोतलें देने के लिए टॉप मैनेजमेंट ट्रक में बैठ के आती है? क्या उनसे पैसे भी वही लेकर आते हैं? सोच ये रहे होते हैं कि डिज़ाइन ऐसा हो, सोच ये रहे होते हैं कि बोतल की शेप ऐसी हो, लेकिन उसको एक मशीन मैन बैठ के बना रहा होता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन वो कर रहा होता है। ऑल ऑफ यू, तो बच्चे ये कौन है? इसे हमने क्या कहा है? मिडल मैनेजमेंट। आइए इसको मिडल क्यों कहते हैं, इसकी बारे में तुमने कोई बात ही ना की, इसी वजह से नहीं की थी। असल में ये इनके साथ मिलकर भी काम करते हैं, ये इनके साथ मिलकर भी काम करते हैं, इसलिए इसको मिडल मैनेजमेंट कहते हैं। बिकॉज ये टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठकर लॉन्ग टर्म पे भी काम कर रहे हैं, और ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट के साथ मिलकर ऑपरेशनल या लो टर्म पर भी काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पर भी काम कर रहे हैं।
तो याद रखिए इनका असल काम क्या होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है सुपरविजन। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चे, सुपरविजन। क्यों, इसलिए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ने जो भी प्लान बनाया है वो इनके स्पुर्दारी कर देंगे और ये उसको यहां इंप्लीमेंट करवाएंगे। और जब यहां काम कंप्लीट होगा तो ये टैक्टिकल मैनेजमेंट को फीडबैक देंगे और टैक्टिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को वो फीडबैक बता देगी कि ये काम हो गया है। इसलिए इसको मिडिल मैनेजमेंट कहते हैं। सबसे मुश्किल तरीन काम होता है मिडिल मैनेजमेंट का, इसलिए कि एक ही वक्त में दो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन इनका असल काम सुपरविजन होता है कि जो कॉन्सेप्ट यहां बताए गए थे क्या वो कॉन्सेप्ट सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। अगर वो सही इंप्लीमेंट नहीं हुए तो टॉप मैनेजमेंट ने इनको कुछ नहीं कहना, टॉप मैनेजमेंट ने इन्हीं को पकड़ना है कि आपकी जिम्मेदारी थी इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाना। तो दिस वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ यू। तो हमने एग्जाम में नॉर्मली क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक। ये वाली बातें एग्जामिनर हमसे डिस्कस नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए शायद उसने यहाँ कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर नोट डाउन करते रहिए, और वो है स्ट्रेटजी। अक्सर औकात आप यहाँ एग्जाम के अंदर यहाँ फंस जाते हैं। मेरे प्लीज ये बनाते हैं एक साल का प्लान, 1 ईयर प्लान। 1 ईयर प्लान इनकी जिम्मेदारी होता है किसका, टैक्टिकल का। और ये किस पे काम कर रहे होते हैं, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, प्लान्स प्लस डिसीजन, दोनों पे। चूंकि टॉप मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो लॉन्ग पे काम कर रहे हैं, लो मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो शॉर्ट प्लान्स पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट डिसीजन पे काम कर रहे हैं। जी एक लफ्ज मैंने अभी बोला था जनाब, स्ट्रेटजी। मैंने यहां तक दोनों के स्पेलिंग सेम है, STRATEG। अगर इसके आगे IC लगा दूं तो ये जिक बन जाएगा, और इसके साथ आगे Y लगा दूं तो ये स्ट्रेटजी बन जाएगा। एग्जाम में इस लफ्ज से आप अक्सर औकात फंस जाते हैं, इसका बड़ा ध्यान रखना है। ये प्लान है और ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। और मजीद चले जाएं, अगर आप पीछे आना चाहें तो अंग्रेजी में इसको नाउन कहते हैं, इसको वर्ब कहते हैं, और सौखा काम। स्ट्रेटजी प्लान की एग्जीक्यूशन, प्लान की डेवलपमेंट। और कौन सा प्लान, जी बच्चे आपके नॉलेज में एक नए कंटेंट का, एक नए लफ्ज का इजाफा। लॉन्ग टर्म प्लान इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेटजी। ऑल ऑफ यू, लॉन्ग टर्म प्लान का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेटजी। तो आज के बाद याद रखिए, अगर एग्जाम ये कह रहा है मिस्टर ए इज गोइंग टू मेक अ स्ट्रेटजी, इट मींस मिस्टर ए इज गोइंग टू परफॉर्म या गोइंग टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। ऑल ऑफ यू। तो ये चंद बातें ऐसी हैं, ये है वो टर्मिनोलॉजी जिनको हमने यहाँ पर सीखना है, और यही से हमारा एग्जाम जो है वो मजीद प्योरीफाई होकर हमारे आंसर बेहतर से बेहतर से बेहतर बेहतर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी आखिरी चीज, व्हाट इज दिस, अभी ये मैंने पढ़ा दिया बच्चे, इंडस्ट्री और सेक्टर्स। तो इंडस्ट्री और सेक्टर में मैंने मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर, इनर्जी सेक्टर या इनर्जी की इंडस्ट्री, इनर्जी, वुड, मोबाइल, कार, ऑयल, सर्विसेज एंड सो ऑन। और ये मिसाल मैंने यहाँ आपको करा दी है जी। मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट स्पेस क्या होती है, इसकी एक और डायग्राम किताब में बनी है, वो भी ये है। लेकिन ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि मैं एज अ बिजनेसमैन मार्केट में एंटर होना चाह रहा हूँ, ग्रुप 1 काम कर रहा है, लेकिन ये क्या है, गैप है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक स्पेस मौजूद है। मैं इसको आइडेंटिफाई करके यहां कारोबार शुरू कर सकता हूं, या पहले से कारोबार कर रहा हूं तो मैं यहां अपने कारोबार की एक्सपेंशन कर सकता हूं। ये जगह मौजूद है, ये स्पेस मौजूद है। बच्चे यूं समझ लीजिए कि ये सारा स्पेस ही है। जो आपको लगता है कि ये मार्केट में अभी नहीं हुआ, वो काम आप बड़ी ही बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं।
और इसी थिंकिंग को बिजनेस थिंकिंग कहते हैं। जो ये काम करना जानता है, अब आपको एनालिसिस की बात समझ में आ रही होगी, जो आपके कोर्स का नाम है मैनेजेरियल एनालिसिस। बच्चे इन्हीं चीज़ों का नाम एनालिसिस है कि क्या करें और क्या ना करें। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एनालिसिस हमेशा काम शुरू करने से पहले होता है, और अगर आपने पहले से काम कर लिया है तो आपकी इवैल्यूएशन भी समटाइम एनालिसिस बनती है, क्योंकि उस इवैल्यूएशन की बुनियाद पे आपने फर्दर डिसीजन लेने होते हैं, तो वो इवैल्यूएशन दरअसल आपका एनालिसिस होता है। जैसे मैंने कहा, मैंने आज पहली मरतबा कारोबार शुरू करना है, तो मेरे लिए क्या होगा, सिर्फ एनालिसिस। लेकिन मैं पहले से कारोबार कर रहा हूँ, मेरे पास सरप्लस फाइनेंस पड़ा हुआ है, और मैं स्ट्रेटजी गैप इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि उस सरप्लस फाइनेंस को किसी को देने के बजाय मैं अपना कारोबार की एक्सपेंशन क्यों ना कर लूँ। तो क्या ख्याल है, मेरी इवैल्यूएशन मेरा एनालिसिस बन जाएगी, इसलिए कि मैं उसी इवैल्यूएशन की बुनियाद पर अपने फर्दर डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। ऑल ऑफ यू। तो इंशाल्लाह बाकी बातें अगले हफ्ते करेंगे जी। अभी इस हफ्ते आपने को काम की चीज़ पढ़ी नहीं है, बस अभी हमने सिर्फ बेसिस बनाई है, अपनी डेवलपमेंट की है, हमने कोशिश करी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकायदा हमारा पहला मॉडल शुरू होगा, एंड दैट्स मॉडल नेम इज़ पोर्टर 5 फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच।